पहला क्वेश्चन। तो भाई क्लास में जब आया करो एक बार रिवाइज कर लिया करो पिछली क्लास को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, उसने सम दिया है। छोटे छोटे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेसिक आपका रेशियो का क्वेश्चन है, मतलब प्रॉपर्टी बेस होगा तो आपको पता लग जाएगा। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में पेन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अगर बेसिक चीजें पता है वहीं से क्लियर हो जाती है। तो वो कह रहा है कोई नेचुरल नंबर है हमारे पास एक्स और वाई, उनका जो सम है वो 64 दे रखा है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा रेशियो उसका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन तो हो नहीं सकता, क्योंकि डिटरमाइन तो ये हो जाएगा, तो ई तो ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, अब रेशियो का, अब रेशियो तो मैंने बताया था ना आपको, बहुत सारे नंबर्स का रेशियो सेम हो सकता है, तो आपको इसमें से चेक करना है कौन सा पॉसिबल नहीं है। देखो अगर मैं इनका रेशियो 3:5 ले लेता हूँ, ठीक है, तो मान लो नंबर हो जाएंगे 3x और 5x इज इक्वल टू 64। तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 8। तो आपको वो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है जिनमें ये x की वैल्यू ऐसी आ जाती है जो 64 को डिवाइड कर दे। ठीक है, मतलब इन दोनों का सम अगर इस 64 को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, तो वो रेशियो पॉसिबल होगा। जो नहीं करेगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो बस एक्चुअल में आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका क्या होता है 1 2 3 4 करके होता है, क्योंकि अगर जब डिवीजन नहीं होगा तो वो रैशनल नंबर बनेगा। क्लियर। तो आप देख रहे हैं 3+4 किया, 3+1 किया दैट इज 4, तो ये भी डिवाइड करता है, ये भी पॉसिबल है। ये 8 हो गया, ये भी पॉसिबल है। 7 और 9 किया तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, तो ये भी पॉसिबल है। तो एक ही ऑप्शन बचता है 3 और 4 दैट इज 7, और 7 आपको 64 को डिवाइड नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3:4। क्लियर। मतलब या तो आपको सिर्फ ऐसे ही करके देखना पड़ता सब में, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो नेचुरल नंबर का मतलब है आपको नेचुरल नंबर मिलने चाहिए। तो एक डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें नेचुरल नंबर ना मिलके आपको रेशनल नंबर मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा। तो ये पॉसिबल हमारा नहीं होगा, तो आंसर इज डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, 19 एंड 23 so that resulting numbers are continued proportion। तो मैंने continued proportion आपको बताया था कि कोई भी तीन वैल्यू continued proportion में कैसे होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास तीन वैल्यूज हैं ए बी सी और ये continued proportion में, मतलब a/b इज इक्वल टू b/c होगा। क्लियर। मतलब a रेशियो b प्रोपोर्शन में होगा b रेशियो c के। तो अभी अगर हम देख रहे हैं तो 16/19 इज इक्वल टू क्या 19/23 है। तो आप देखेंगे ये नहीं है, मतलब ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चलो लेट कर लेते हैं, लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड। वो उसने पूछा है क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाए। तो हम मान लेते हैं कि लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो अब x सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, हमारे जो नंबर्स होंगे वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 16 माइनस एक्स, नंबर हमारे हो जाएंगे 16 माइनस एक्स, 19 माइनस एक्स एंड 23 माइनस। ठीक है, तो अब ये हमारे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, मतलब 16 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स बराबर होगा 19 माइनस एक्स अपॉन 23 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो अगला जो स्टेप है ये है क्रॉस। अगर आप बेसिक तरीके से जाना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनकी, और यहाँ से आप क्या कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो। बट ये थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 7। ठीक है, वो करके देख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद कट जाएंगी वैल्यू, तो 2 3 स्टेप जाके आंसर हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए, और हमारे ऑप्शंस में जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं वो सबके सब एक्स की वैल्यू ही दे रखे हैं। ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी। तो आप क्या करो, यहाँ से ऑप्शंस को ट्राई करो पुट करके यहीं पे, इस वाली कंडीशन में अगर दोनों तरफ वैल्यू इक्वल आ जाती है, ठीक है, या फिर यहाँ पुट करके देख लो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई जो होगा दोनों का सेम आ जाता है, तो वो हमारी जो वैल्यूज होगी वो राइट होगी। तो मैं पहला ऑप्शन 2 ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने ए ऑप्शन ट्राई किया 2,
तो ये क्या बनेगा 16 माइनस 2 दैट इज 14 ओवर 19 माइनस 2 दैट इज 17 क्या बराबर होगा 17 ओवर 21 के। तो आप देखेंगे ये बराबर नहीं है, तो मेरा ए ऑप्शन नहीं है। ये जो ए ऑप्शन था ये कट आउट हो गया। फिर बी ट्राई करते हैं, बी में है 4, तो 16 माइनस 4 दैट इज 12 ओवर 19 माइनस 4 दैट इज 15, 15 ओवर 23 माइनस 4 दैट इज 19। तो ये भी रेशियो बराबर नहीं है इन दोनों का, मतलब बी भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। फिर हमने सी को ट्राई किया, ठीक है, तो सी को ट्राई किया, सी 6 है, तो यहाँ पे 10 ओवर 13 इज इक्वल टू 13 ओवर 6 में इधर से किया 17। तो ये भी रेशियो बराबर नहीं है, तो हमारा जो सी बी ऑप्शन नहीं है। हमारे पास बचता है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन ट्राई करो। 16 माइनस 7 that is 9 over 19 minus 7 that is 12 is equal to 12 over 23 minus 9, ठीक है, that is कितना 14। अब दोनों तरफ की वैल्यूज को और सॉल्व करते हैं, तो 3/4 इधर सॉल्व किया तो इधर भी 3 बाय माइनस कितना करना है 7, तो 12 ओवर 23 माइनस 7 दैट इज 16। तो ये 3/4 आ जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ हमारे रेशियो बराबर हो गए। जब रेशियो बराबर हो जाता है तो नंबर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है, दैट इज मीन्स मतलब कि जो हमारा ऑप्शन डी है दैट इज राइट। तो जो एक्स की वैल्यू है वो 7 है, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है, छोटे हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, 730 rupees divided in 3 parts among A, B and C. If share of A is 60% of share of B and share of B is 120% of share of C, then find out the difference between B and C. ठीक है, ये डिवीजन वाला ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे परसेंटेज यूज किया हुआ है। तो परसेंटेज की हम बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि परसेंटेज का हम फ्रैक्शन कन्वर्जन तो देख ही चुके हैं सिंप्लीफिकेशन में, बस उसके क्वेश्चन करने हैं तो वो चैप्टर में करेंगे, बट यहाँ पे यूज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज का यूज कर लिया गया क्योंकि रेशियो से ही परसेंटेज बनता है। तो यहाँ पे आपको पहले 730 को डिवाइड करना पड़ेगा किसमें, 3 पार्ट्स में, किसमें ए बी एंड सी में। और डिवीजन तो हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास रेशियो आ जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले रेशियो निकालो किसका, ए बी एंड सी का। तो यहाँ पे कंपैरिजन दे रखी है ए का, ठीक है, जो ए है वो है 60% ऑफ बी, एंड जो बी है दैट इज 120% ऑफ सी, ठीक है। तो 60% का जो फ्रैक्शन होता है दैट इज 3/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बी, तो ए बाय बी की जो वैल्यू होगी दैट इज 3/5। फिर बी 120% है, तो 120% क्या होता है 6/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई सी, तो बी बाय सी इज इक्वल टू 6/5, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए रेशियो बी क्या है 3:5 एंड बी रेशियो सी क्या है 6:5। क्लियर, तो इनको कंप्लीट करना है भाई। यह 5 आ जाएगा खाली प्लेस में, यहाँ पे 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 18, ये 30, 25, कुछ कटेगा नहीं, तो आपका फाइनल आंसर यही हो जाएगा, मतलब ए बी सी का रेशियो, ठीक है। अब मुझे डिवाइड करना है और बी और सी का डिफरेंस बताना है। तो भाई यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हो गए, डिवीजन मैंने बताया था आपको यूनिटरी मेथड से कैसे करना है। तो टोटल इज इक्वल टू कितना है 25 30, कितना हो गया 55 एंड 18 73, तो 73 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना हो गया 730 रुपीज। तो एक यूनिट में कितना अमाउंट आया 10 रुपीज। अब आपसे उसने पूछा क्या है, ठीक है, उसने पूछा बी और सी का डिफरेंस। तो बी और सी का यहाँ पे डिफरेंस देखो, तो बी और सी का डिफरेंस कितना है सिर्फ 5 यूनिट है।
तो अगर हमसे ऐसा नहीं है कि पहले आप पहले बी निकालो फिर सी निकालो फिर दोनों को माइनस करो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप उनके बीच का डिफरेंस ही देख लो सीधा, बी और सी का, तो उनका डिफरेंस है 5 यूनिट। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है बराबर आ जाएगा 5 × 10, दैट इज 50 रुपीज का। तो जो चीज पूछी है यूनिटरी मेथड का यही फायदा है कि वही चीज सीधी निकल जाती है। एसी का पूछा होता तो हम एसी का डिफरेंस निकाल देते, इनका टोटल पूछा होता तो हम टोटल निकाल देते। क्लियर सबको? ठीक है, तो बेसिक डिवीजन वाला ही क्वेश्चन था, पिछले लेक्चर में भी करवाए थे, बस यहाँ पे आपको ये दिखाना था कि परसेंटेज के थ्रू हमें कन्वर्जन कैसे, क्योंकि कभी कभी चीजें परसेंटेज में भी रेशियो में मिल जाती, तो परसेंटेज से आपको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ थोड़ा और डिवीजन का एक नया कंसेप्ट है। ठीक है, तो वो आप देख लो। तो कह रहा है इफ 5625 रुपीज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट ए शेयर इज हाफ ऑफ बी एंड सी टुगेदर and B share is 1/4 of A and C together. Then find out sum of share of A and B. ठीक है, then find out sum of share of A and B. तो देखते हैं भाई इसको कैसे करते हैं। हमें क्या चाहिए, 5625 को, हमारा जो मेन टास्क है वो है इसको डिवाइड करना 3 पार्ट्स में, किसमें, ए बी एंड सी में। तो उसके लिए मुझे इन तीनों का रेशियो चाहिए। ठीक है, बिना रेशियो तो पता कि हम डिवीजन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो या फिर इसको इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बना के भी किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें अपना रेशियो मेथड ही देखना है। तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि प्रपोर्शन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, रेशियो के साथ साथ प्रपोर्शन को यूज करना है। तो पहली जो कंपैरिजन दी हुई है उसने ए के साथ कह रहा है बी प्लस सी टुगेदर। ठीक है, अब जो दूसरी कंपैरिजन है वो बी की किसके साथ है, ए प्लस सी के साथ। ठीक है, तो ए रेशियो बी प्लस सी, तो वो कह रहा है ए शेयर है वो बी और सी का हाफ है। मतलब हम कहते हैं कि अगर इसके पास, बी और सी के पास अगर 2 है, 2 ले लेते हैं, क्योंकि इसका हाफ इजीली हमें पता चल जाएगा 1। तो यहाँ से रेशियो बन गया 1:2 का। ये रेशियो बनाना आना चाहिए डायरेक्ट। जो वो कह रहा है वो वैल्यू ले लो। वो कह रहा है बी और सी का हाफ है, तो बी और सी की कोई ऐसी वैल्यू ले लो जिसका हाफ करना आसान हो। तो मतलब 2 ले लेते हैं, 2 का हाफ हो जाएगा 1। ठीक है, फिर कह रहा है बी का जो शेयर है वो 1/4 है सी का, तो सी ए और सी का, तो ए और सी की कोई एक ऐसी वैल्यू लो जिसका 1/4 करना आसान हो, दैट इज 4। 4 का 1/4 क्या होता है, 1, 1/4। तो ये रेशियो आ गया। बट यहाँ पे मिला हमें रेशियो ए का, यहाँ पे बी और सी टुगेदर का, यहाँ बी का मिला, यहाँ पे ए और सी का मिला। तो कहीं पे भी हमें ए बी सी का रेशियो नहीं मिल रहा है, या फिर हमें ए बी सी की एग्जैक्ट यूनिट की वैल्यू नहीं पता चल रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए भाई, तो उसके लिए क्या है कि आप इन पार्ट्स का सम कर दो। अगर मैं इनका सम कर देता हूँ तो यहाँ पे सम हो जाएगा भाई ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इन यूनिट्स को सम कर देता हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा 3, और इधर भी मैंने ऐड किया तो ये बी प्लस ए प्लस सी, तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी हुआ। तो इधर मैंने जब सम किया तो ये मिला मुझे 5। ठीक है, बट अब ए प्लस बी प्लस सी की जो टोटल वैल्यू है वो तो मेरे पास एक ही है। मतलब जो अमाउंट है टोटल तीनों का वो एक है, मतलब सेम अमाउंट है। तो अमाउंट की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। टोटल इनका रेशियो आपस में चाहे जो भी रहे, इनके रेशियो के पार्ट्स की टोटल वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, चाहे मैं इस केस में ऐड करूं चाहे मैं इस केस में ऐड करूं, आंसर उसका बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनके जो जो सम है इसको बनाएंगे सेम। ठीक है, ताकि हमारी जो टोटल वैल्यू है वो प्रोपोर्शन में आ सके। यहाँ पे ए और बी और सी का टोटल प्रोपोर्शन जो होगा, टोटल जो वैल्यू होगी वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, इन दोनों का ले दो एलसीएम जिनको हमें प्रोपोर्शन में सेम करना है। यहाँ करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो जो काम हमने इसके साथ किया टोटल के साथ, तो वो इधर भी करना पड़ेगा, इंटू 5। ठीक है, इंटू 3 तो ये जो वैल्यू है ये हो गई 5। अब नया रेशियो मिला हमें 5:10, इधर मिला 3:12। सिर्फ प्रपोर्शन चेंज हुआ है, प्रपोर्शन चेंज हुआ है, रेशियो अभी भी वही है। ठीक है, तो अब हम सीधा सीधा कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ से जो ए की वैल्यू है वो 5 हो गई,
बी की वैल्यू दूसरे वाले रेशियो से 3 हो गई, और सी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें चाहे हम यहाँ से निकालें, दोनों जगह से सेम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है भाई b प्लस सी इज इक्वल टू 10, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो सी की वैल्यू हो गई 7। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया 5:3:7, और टोटल वैल्यू कितनी है 15 यूनिट्स। तो हम कह सकते हैं ये जो 15 यूनिट्स हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 5625 रुपीज। बस जैसे डिवीजन करते थे वो कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5625, एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 5625/15, ठीक है, आ जाएगा 385। ठीक है, तो बताओ भाई ए और बी का सम क्या होगा। सॉरी, ये 385 नहीं आएगा, 375। ठीक है, तो अब उसने बोला है भाई सम बताओ ए और बी का, तो ए और बी का सम यहाँ पे ऐड करो इसको, तो सम हो गया ए प्लस बी, कितना 8 यूनिट्स। ठीक है, तो 8 × 375, तो आंसर कितना हो जाएगा 3000 रुपीज। क्लियर। ठीक है, रेशियो हमने कैसे की, देखो रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोपोर्शन यूज करना पड़ेगा, ये प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है कि दोनों का रेशियो, मैंने हमारे पास 3 बंदे हैं ए बी सी, ठीक है, तो अगर मैं ए का कंपैरिजन बी और सी से करता हूं तो वो आता है 1:2 का, बी का कंपैरिजन ए और सी से करता हूं तो 1:4 का। लेकिन जब मैं इनको ऐड कर दूं, इस वाले कंपैरिजन को मैं ऐड करूं तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिलेगी, है ना, और जब मैं बी इस वाले रेशियो को ऐड करूंगा दूसरे वाले को, तब भी मुझे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिलेगी। मतलब रेशियो पर्सनली इंडिविजुअली अलग अलग हो सकता है, बट टोटल वैल्यू तो सेम होगी। मतलब जो टोटल वैल्यू होगी दोनों ही केसेस में, दैट शुड बी सेम, दैट शुड बी इन प्रपोर्शन, मतलब उसका रेशियो 1:1 होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका रेशियो 3:5 का, जब हम ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, एक्चुअल में होना चाहिए 1:1, तो आप इसे 1:1 बना दो। 1:1 बनाने के लिए मतलब एलसीएम ले दो, इक्वल कर दो, क्योंकि जो चीज इक्वल होनी चाहिए उसको आप इक्वल कर दो। तो यहाँ पे ये 15:15 कर दिया। तो बस ये ध्यान रखना कि जो आपने मल्टीप्लाई, जो भी ऑपरेशन आपने इसके टोटल के साथ किया है वो रेशियो की वैल्यू के साथ भी करना पड़ेगा, तभी तो 15 बनेगा टोटल। ये 5 बन गया, ये 10 बना, ये 3 बना, ये 12, तो इनका भी टोटल 15 बन गया। तो जो नया रेशियो है दैट इज 5:10, और यहाँ पे 3:12। मतलब रेशियो तो बहुत सारे नंबर्स का सेम होता है। यहाँ पे आगे आप देखते 15, और यहाँ पे क्या हो जाता 30, तो 15 और 30 का भी रेशियो सेम ही होता। ठीक है, तो हमें वो वैल्यू ले लेनी है जो हमारे प्रोपोर्शन को सेम कर रही हो, तो उसके लिए बस हमने क्या ले लिया एलसीएम, और फिर उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। बस ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट था, आपको यही चीज रेशियो प्रोपोर्शन में सीखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा कि जो चीज रेशियो में होनी चाहिए उसका रेशियो भी सेम होना चाहिए, जो चीज एक्चुअल में सेम होगी उसका रेशियो भी सेम होगा, उसका प्रोपोर्शन भी सेम होगा। ये कंसेप्ट आपको मिक्सचर में आगे दूसरे क्वेश्चंस में भी काम आएगा। नेक्स्ट, amount of money is divided between P, Q and R in ratio of 3:5:7 if the total of P and R share is 800 more than Q. ठीक है, then find out what is the P share. तो बस बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये बताना है कि आपको डायरेक्ट अप्रोच कैसे करना है यूनिटरी मेथड से, आपको कुछ चीजें समझनी नहीं है। मतलब 2, 5 और 7 रेशियो है, तो या तो आप एक्स ले लोगे,
कि इनके मान लेते हैं जो जो शेयर है वो 2x 5x और 7x रुपीज है। तो मैंने बताया था जहाँ पे हम x लेके कर रहे हैं वहां आपको x लेने की जरूरत नहीं है। आप उन्हीं उतने ही यूनिट अमाउंट मान लो इसके पास 2 यूनिट है और इसके पास 5 और इसके पास 7 है। अब जो क्वेश्चन में वो कह रहा है वो कर दो। अगर टोटल ऑफ पी एंड आर, पी और आर का टोटल कितना हो गया, पी प्लस आर, ये हो गया बाय 9। कह रहा है मोर देन क्यू, क्यू का शेयर कितना है 5। ये देखो यहाँ पे कितना मोर है, ये +4 यूनिट है ना। तो और ये क्वेश्चन में कह रहा है भाई 800 रुपये मोर है, तो हम कह सकते हैं ये जो 4 यूनिट है बराबर है कितने के, 800 के। 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी, 200 के, है ना। तो ये 1 यूनिट 200 के बराबर आ गई। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। वो कह रहा है व्हाट विल बी द शेयर ऑफ पी, तो पी के पास कितने यूनिट हैं, 2, इंटू 200 कर दो, तो कितना हो जाएगा 400 रुपीज। ठीक है। तो अगर ये चीजें आपको पता है तो क्वेश्चन एग्जाम में आपको पेन नहीं लगाना पड़ेगा। बस ये चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। तो बाकी सब लोगों को क्लियर हुआ। जो वो क्वेश्चन में कह रहा है वही आपको रेशियो में करना है बस। यही इसका शॉर्टकट है रेशियो के किसी भी क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट, seats of mathematics, physics, biology in a college are in ratio 5, 7, 8. There, if there is proposal of increase of these seats by 40%, 50%, 75% respectively, then what will be the ratio of seats after increment? ये भी अब आपको देख लेना है कि यहाँ पे भाई मैथ, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है, कितना है 5, 7 एंड 8। क्लियर। अब यहाँ पे ये कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, यहाँ रेशियो दिया हुआ है। तो अगर आपको अब इंक्रीमेंट कितने का करना है, इसमें 40% का करना है, इसमें 50% का करना है और इसमें 75% का करना है। ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, अब या तो आप सीधा इनका 40-40% निकाल के इंक्रीमेंट कर दो और ऐड करके लिख दो, या फिर आप चाहो तो इसमें कोई एक एक जीरो आप लगा सकते हो। मान लो कि सीट इसमें 50 थी, इसमें 70 थी, इसमें 80 थी, बस मेरी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अब इसका 40% ईजिली मुझे मिल जाएगा 50 का। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 50 का 40%, दैट इज 20, है ना। तो मैं इसमें +20 कर दूंगा, तो अभी जो नई सीट हो गई वो हो गई 70। यहाँ पे 50% इंक्रीज किया तो 35, क्योंकि 70 का सीधा 35 डेसिमल में नहीं करना। तो 35 इसमें ऐड किया तो हो गया 105, और इसमें 75 ऐड करना है। ठीक है, तो 75 का फ्रैक्शन होता है कितना, 3/4। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा, तो 60 ऐड करेंगे सीट इसमें, तो हो जाएगा 140। अब आप क्या करो, इसका रेशियो निकाल दो। तो 5 से इसको एक बार आप काट दो, तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 5। ठीक है, 20, 21 और 28। फिर 7 से इसको उड़ा दो, 14, 21 और 28। तो अब जो नया रेशियो बन गया इंक्रीमेंट के बाद वो कितना बना, 2:3:4, और यही आपका आंसर है। समझ में आई बात। जहां पे आप एक्स लेके करते वो, या फिर आप 5, 7, 8 लेके करते, उस रेशियो में आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं। 5:7:8 के रेशियो में आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 5, 7, 8 पे ही निकालो। यहाँ पे रेशियो 5:7:8 था। आप ये नंबर लेट कर सकते हैं कि लेट हमारे पास सीट कितनी थी, 50, 70 और 80। फिर उनके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट कर दो और रेशियो निकाल दो। क्योंकि रेशियो को कभी भी निकालने के लिए, रेशियो परसेंटेज के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, बात समझ में आई सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
Ratio of income of A and B is 3:2. Ratio of their expenditure is 4:3. Find out the income of A and B if their savings are 2000 and 1000 rupees. ठीक है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है रेशियो का। तो देखो इनकम इज इक्वल टू क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, है ना। तो यहाँ पे दो वो लोग हैं ए और बी, ए एंड बी। तो पूछा क्या है उसने, इनकम। तो सबसे पहले इनकी इनकम ही देखो क्या दे रखी है आपको, इनकम इज इक्वल टू, रेशियो दे रखा है इनकम का 3:2। फिर आपको दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 4:3। ठीक है, और सेविंग्स 2000 and 1000 रुपीज। ठीक है, तो 2 मिनट्स को निकालो, मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए। हम्म, लोगों के आंसर आ रहे हैं 6000 एंड 4000। ठीक है, चलो देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे एक बेसिक आप ले लो कि जो भी चीज निकालनी है उसमें एक्स लगा देते हैं। ठीक है, रेशियो का ये बेसिक होता है कि हमें अगर इनकम निकालनी है तो लेट कर लेते हैं कि जो हमारी इनकम है वो क्या है, 3x रुपीज है, और बी की इनकम 2x रुपीज है। तो देखो ये रेशियो मेरे पास एक्सपेंडिचर का, ये भी रुपीज है मेरे पास 1000 एंड 2000। तो मैं एक्सपेंडिचर ऑफ ए का रेशियो में एक खुद निकालता हूं अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी का, और इसको इक्विवेलेंट कर दूंगा जो गिवन रेशियो है। तो 3x रुपीज मेरे पास ए की इनकम थी, उसमें से 2000 रुपए की उसकी सेविंग मैंने माइनस कर दी, क्योंकि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा इनकम माइनस सेविंग्स। ठीक है, तो 3x माइनस 2000 ए की सेविंग एक्सपेंडिचर अपॉन 2x बी की सैलरी माइनस 1000, तो बी की आपकी एक्सपेंडिचर हो गई, और एक्सपेंडिचर ए अपॉन एक्सपेंडिचर बी, और ये रेशियो हमारा आना चाहिए भाई 4/3, क्योंकि वो गिवन है रेशियो क्वेश्चन में। तो इक्विवेलेंट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से हमें निकाल देनी है एक्स की वैल्यू 8x माइनस 4000। ठीक है, तो यहाँ पे x, क्योंकि 8x को इधर ले आया तो ये x बचेगा, 6000 को इधर लेके गए तो ये हो जाएगा 2000, 4000 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 2000। तो अगर इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, दैट इज 3 इंटू 2000, ये 6000 आ गया, बिल्कुल सही है। जो बी है उसका 2x है, तो 2 इंटू 2000 दैट इज 4000 रुपीज। ठीक है, तो एक मेथड तो इसका ये था। दूसरा क्या है कि इसी को अगर थोड़ा सा शॉर्ट में करना है, तो शॉर्ट में करने का मेथड यही है, बिल्कुल सेम ऐसी चीजें रखनी है ए बी, जिस वे में आपसे लिख दिया हुआ है उस वे में ही आप लिखेंगे। कि इनकम पहले लिखेंगे आप, ठीक है, कि जो चीज पूछी है उसको पहले लिख लो। अगर शॉर्ट में कुछ करना है, मतलब इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, तब इनकम लिख लो आप। तो इनकम है इसकी 3:2। फिर आप दूसरा रेशियो, जो भी दूसरा रेशियो दिया हुआ है, चाहे वो एक्सपेंडिचर का हो चाहे सेविंग का हो, वो लिख लो, दैट इज 4:3। और सबसे लास्ट में अमाउंट, या तो सेविंग का अमाउंट दिया हो या फिर एक्सपेंडिचर का, उसको लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, बीच वाली जो रेशियो की वैल्यूज हैं उनका आमने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 8 यूनिट्स, और इधर हो जाएगा 4000 रुपीज। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई क्रॉस, ये हो जाएगा 9 यूनिट्स, और इधर हो जाएगा 6000। अब आपको इस वाली यूनिट का डिफरेंस देखना है, कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और नीचे देखना है आपको यहाँ पे रुपीज में कितना डिफरेंस है, तो रुपीज में कितना आ जाएगा, 2000 रुपए का। ठीक है, तो हम यहाँ से सीधा कह सकते हैं कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 2000 रुपए है। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। अगर डिफरेंस आपका 2 यूनिट बराबर आ रहा है 2000 के, तो एक यूनिट की वैल्यू फिर 1000 हो जाएगी। ठीक है, हमें एक ही यूनिट की वैल्यू चाहिए।
अब देख लो भाई, एक ही सेल जो भी पूछे उससे मल्टीप्लाई। ए की सैलरी कितनी है यहाँ पे, 3 यूनिट, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 × 2000, दैट इज 6000 रुपीज। बी की सैलरी यहाँ पे कितनी है, 2 यूनिट्स, तो इंटू 2000 करोगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 4000 रुपीज। ठीक है, ये थोड़ा सा स्मार्ट है और थोड़ा सा छोटा भी, कि आपको बेसिक तरीके से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। नेक्स्ट, ये आपका बैंक पीओ का आया हुआ क्वेश्चन। रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी, ये सी नहीं है यहाँ पे, ए एंड बी इज 3:4, while the ratio of their last year income to current year income, ठीक है, is 4:5 and 2:3, if their current year income, क्वेश्चन में मिसिंग है कुछ, यहाँ पे होना चाहिए, then their current year income ratio, और फिर क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे आपको ए और बी का करंट ईयर इनकम का रेशियो बताना है। क्लियर, क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम, लास्ट ईयर इनकम का रेशियो दे रखा है ए एंड बी का, दैट इज 3:4, while the ratio of their last year income to current year income, दोनों का अलग अलग दे रखा है 4:5 and 2:3, then their current year income ratio, उनका करंट ईयर इनकम का रेशियो बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, उतना ही इजी है, ए और बी। ठीक है, आप ये देखो आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है उनका लास्ट ईयर इनकम, ठीक है, वो है दैट इज 3:4, फिर उनको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है अलग अलग, ए का 4:5 और बी का 2:3, ठीक है, और ये है इनका लास्ट ईयर इनकम रेशियो करंट ईयर इनकम। ठीक है, तो हमें निकालना है इनका ए और बी का करंट ईयर इनकम, ए और बी का करंट ईयर इनकम हमें निकालना है, करंट ईयर इनकम रेशियो, ये हमें चाहिए। तो भाई करंट ईयर इनकम रेशियो के लिए हमें करंट ईयर इनकम पता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे यूनिट के फॉर्मेट में हो, चाहे एक्स के फॉर्मेट में हो, चाहे वाई के फॉर्मेट में हो, बट हमें चाहिए कहीं ना कहीं से करंट ईयर इनकम। बट हमारे पास क्या है, सिर्फ लास्ट ईयर इनकम का रेशियो है, और उससे कंपैरिजन उसने कर रखा है लास्ट ईयर इनकम का करंट से, पर्सनल पर्सनल इंडिविजुअली। तो अगर फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, एक वैल्यू को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लास्ट ईयर इनकम इनकी क्या थी, 3x रुपीज ए की, और बी की क्या थी, 4x रुपीज। मैं सिर्फ एक ही यूनिट को लेट करूंगा, ठीक है, आप अलग अलग दोनों को भी लेट लेट कर सकते हैं। अब मैं अगर इस रेशियो की बात करूं तो इसमें देखो, ये ए की लास्ट ईयर इनकम और ये करंट ईयर इनकम, ये बी का लास्ट ईयर इनकम और ये करंट ईयर इनकम की जो यूनिट्स हैं, जो रेशियो है वो दे रखा है कंपैरिजन। तो अगर यहाँ पे लास्ट ईयर इनकम कितना था, 4 यूनिट है अभी, तो मैं कह सकता हूँ इस 4 यूनिट में जो लास्ट ईयर इनकम का सारा अमाउंट ये जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूँ 4 यूनिट इक्विवेलेंट हो जाएंगी यहाँ पे 3x रुपीज के, क्योंकि दोनों के दोनों ही लास्ट ईयर इनकम, ये 4 यूनिट भी और ये 3x रुपीज भी। तो इस रेशियो से हमें यहाँ से निकालूंगा 4 यूनिट से 1 यूनिट की वैल्यू, दैट इज 3x/4 रुपीज। तो मैं अब यहाँ पे बता सकता हूँ कि जो करंट ईयर इनकम है वो कितनी है, 5 यूनिट। ठीक है, तो करंट ईयर इनकम 5 यूनिट, तो ये कितना आ जाएगा, 3x/4 इंटू 5, तो टोटल कितना हो गया, 15x/4। क्लियर, ऐसे ही मैं बी के लिए भी कर सकता हूँ, बी के लास्ट ईयर से बी की करंट ईयर इनकम हमें निकालनी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 यूनिट इसके
बराबर हैं 4x रुपीज के। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू वो आ जाएगी 2x रुपीज। ठीक है, तो करंट ईयर इनकम बी का वो है हमारा 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट विल बी 2x इंटू 3, दैट इज 6x रुपीज। तो अब मेरे पास ये ए का करंट ईयर और ये बी का करंट ईयर इनकम, बस उठा के इसको यहाँ पे कंपेयर कर दो। मतलब अब ए और बी का करंट ईयर इनकम रेशियो विल बी 15x/4 रेशियो 6x। ठीक है, दैट इज 15x रेशियो 24x, राइट। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 3 से कटा और ये 8 से। ठीक है, जो फाइनल रेशियो आ गया हमारा दैट इज 5:8, जो इनका करंट ईयर इनकम का रेशियो। अब कोई बात समझ में नहीं आई किसी को तो मुझे जल्दी से बताओ। ये कभी कभी 3 लोगों में लिए भी दे देता है, ए बी और सी का दे देता है, शायद ये 3 वाला ही था, मैंने एडिट किया होगा। तो ये 3 में भी आ जाता है, तो 3 में भी सेम तरीके से करता है। जो यहाँ पे 2 के लिए कैलकुलेशन हो रही है वही कैलकुलेशन एक सी के लिए और हो जाती, फिर वहां पे सी और आ जाता। बस इतना ही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनको आप रट नहीं सकते, ये आपको निकालने ही पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इनकी अप्रोच क्या होती है, रेशियो की अप्रोच क्या है। क्लियर हुआ? ठीक है, देखो आप ये कर सकते हो, क्लास जैसे कर रहे हो ना, क्लास में अभी आप रफ शीट लेके बैठो और सारी चीजों को देखो, समझो और करो रफ शीट पे अभी। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट डाउन करो अभी एक हल्का सा। बट जैसे क्लास खत्म हो उसके बाद मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप पूरा का पूरा नोट डाउन करोगे, दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एक रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी बार के जो सेकंड टाइम के और थर्ड टाइम के जो नोट्स होते हैं वो हमेशा एररलेस और अच्छे नोट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट गो के नोट्स मैं प्रेफर नहीं करूंगा, या फिर बना लो तो उनको एक बार पढ़ना जरूर। चलो इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन भी आपके रेशियो में आ जाते हैं और आते हैं एग्जाम में, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देयर आर 100 कॉइन्स consisting of 20 paisa, 50 paisa and 1 rupee coin in the ratio of 7:8:5. What is the number of coins of 50 paisa if difference between amount yielded by 20 paisa and 1 rupee coin is 18 rupees? तो हमें देखना है क्वेश्चन में हमें दिया क्या है और हमें जरूरत किस किस चीज की है। तो हमें दिए हुए हैं भाई 100 कॉइन्स। ठीक है, ठीक है, 100 कॉइन्स दिए हुए हैं। दूसरा क्या दिया है, कॉइन्स के टाइप बताए हुए हैं कि हमारे पास 20 पैसे का कॉइन है बैग में, 50 पैसे का कॉइन है और 1 रुपी का कॉइन है। ठीक है, ये क्वांटिटीज हैं अलग अलग, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब इनका रेशियो दिया हुआ है 7:8:5 और आपसे पूछा 50 पैसे कॉइन कितने हैं और आपको दिया हुआ है भाई 1 रुपी कॉइन का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ 1 रुपी कॉइन डिफरेंस अमाउंट ऑफ 20 पैसे कॉइन इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। तो आप एक बात देखो कि नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कैसे निकलेंगे, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन कॉइन्स को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए, 50 पैसे के कितने हैं। तो क्या आप देखो ये रेशियो जो है वो किस चीज का दे रखा है, यहीं से, क्योंकि डिवीजन के लिए रेशियो चाहिए। तो आप ये देखो जो रेशियो है वो दिया हुआ है किसका, नंबर ऑफ कॉइन्स का, नंबर ऑफ कॉइन्स का, क्योंकि वो यही तो बोला 50 पैसा 20 पैसा वन, जो 1 रुपीज कॉइन है वो 7:8:5 के रेशियो में है ना। तो बस क्या करना है, अब ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है आपके पास और ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, मतलब 100 को आपको सिर्फ 7:8:5 के रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि यूनिट सेम है, डिवाइड किया जा सकता है नंबर ऑफ कॉइन्स को नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल यूनिट कितने बन रहे हैं, 8 5 12 और 7, 8 5 13 और 7 20।
20 यूनिट्स बराबर हो जाएंगे कितने, 100 कॉइन्स के। ठीक है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 20 कॉइन। 1 यूनिट में कितने कॉइन हो गए, 20। हमें बताना है कि 50 पैसे के कितने कॉइन है, तो 50 के पैसे के हमारे पास 8 यूनिट हैं, तो इंटू 20, दैट इज, सॉरी, ये आ जाएगा 5। 20 यूनिट बराबर हैं 100 के, दैट इज 5। तो ये हो जाएगा इंटू 5। तो 5 इंटू किया तो हो गया 40 कॉइन। ठीक है, 40 कॉइन्स। तो पहला जो आंसर था हमारा ये हो गया यहाँ पे खत्म। उसने जो बोला था कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं, अगर यही क्वेश्चन था तो इसमें इस वाली इंफॉर्मेशन की कोई भी यूज नहीं है, इस इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, ये यूजलेस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और ऐसा कितनी बार क्वेश्चंस में दे दिया जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि भाई इसका यूज कैसे करेंगे, तो बच्चा एकदम से थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, कुछ अलग होगा इसमें, जबकि कभी कभी ऐसा नहीं होता है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपसे वो ये पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन में नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा अमाउंट इन बैग। आपसे पूछ लेगा कि टोटल बैग में कितना अमाउंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। तो वो कैसे निकालेंगे, अगर आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो भाई, अब अमाउंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए 20 पैसे के कितने कॉइन है, 50 पैसे के कितने कॉइन है, एंड 1 रुपीज के कितने कॉइन। क्लियर। तो यहाँ पे मुझे 50 पैसे के तो मिल गए 40 कॉइन, यहाँ पे 20 पैसे के कितने कॉइन आ जाएंगे, 35। ठीक है, और 1 रुपए के कितने हो जाएंगे, इंटू 5, दैट इज 25 कॉइन। ठीक है, अब मुझे पता है नंबर ऑफ कॉइन्स, मुझे पता है कॉइन्स का डिनोमिनेशन, तो मैं बता सकता हूँ कि कौन कितना कितना अमाउंट बनेगा। तो अगर मेरे पास अमाउंट निकालना है इनका, तो मेरे पास 25 कॉइन है 1 1 रुपए के, तो यहाँ पे कितने रुपए हो गए, 25 रुपीज। ठीक है, इंटू 1 कर दिया। ये 40 कॉइन है 50 पैसे के, तो इनमें आधा रुपया होता है, 50 पैसा मतलब 1/2 रुपीज, तो मल्टीप्लाई हो गया कितना, ये 20 रुपीज। अब जो 20 पैसा होता है वो उसमें रुपीज में कन्वर्ट करो तो 1/5 रुपया बनता है ना। तो इंटू 1/5 कर दिया तो ये हो गया 7 रुपीज। तो टोटल वैल्यू अगर कॉइन की बैग में निकाली जाए अमाउंट की, 100 कॉइन्स की, तो कितनी आएगी, 52 रुपीज। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, 52 रुपीज। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चन। क्लियर भाई सबको। तो ये जो आंसर था ब्लू वाला था, बाकी का एक जो ये जो क्वेश्चन था हमने एक्सटेंड किया था इसमें, कि अमाउंट भी पूछ सकता है आपसे, सबका अलग अलग अमाउंट भी पूछ सकता है कि 50 पैसे के अमाउंट में कितना, 50 पैसे के जो डिनोमिनेशन है उसमें कितना अमाउंट है, 1 रुपए के डिनोमिनेशन में कितना अमाउंट है, 20 पैसे में कितना अमाउंट है। ठीक है, वो भी पूछ पूछ सकता है। हाँ, वो डिफरेंस उनका 18 ही आएगा, उसने इसीलिए तो दिया था, वेरीफाई हो जाएगा मंजीत, 20 पैसे और उसमें डिफरेंस, वो बात ट्रू तो होगी जो उसने दिया हुआ है। ठीक है, बट उसकी हमें अभी कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ी, कोई इन्फॉर्मेशन वो यूजफुल थी नहीं। ठीक है, इसके बिना भी काम चल जाता, अगर ये वाली इंफॉर्मेशन इन्होंने ना दी होती तब भी काम चल जाता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अ बैग कंटेन 58 नंबर ऑफ कॉइन्स इन फॉर्म ऑफ 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपीज। ठीक है, कॉइन, ratio of their amount is 2:3:1, then find out the number of coin of 2 rupees denomination। ठीक है,
तो फिर से वही हमारे पास क्या है, 58 कॉइन्स हैं, एक बैग है जिसमें 58 कॉइन्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अब कॉइन्स का जो डिनोमिनेशन है वो क्या दिया हुआ है, 5 रुपीज का, 5 रुपीज का कॉइन है, फिर 2 रुपीज का कॉइन है, देन 1 रुपी का कॉइन है, दैट इज ए, बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 2:3:1 का। मेन चीज ये है कि आपको ये रेशियो पता करना है, भाई रेशियो किस चीज का है। ठीक है, आपका जो आगे का सॉल्यूशन है इस रेशियो पे डिपेंड करता है। तो आपने अब यहाँ पे रेशियो किस चीज का दे रखा है, रेशियो ऑफ देयर अमाउंट। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो है अमाउंट का, और ये है मेरे पास नंबर। तो 58 को हम सीधा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर 58 को डिवाइड कर देते हैं 2:3:1 के रेशियो में तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। डिवीजन के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। अगर वहां नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो रेशियो भी नंबर ऑफ पॉइंट्स का होना चाहिए। उधर अगर अमाउंट है तो अमाउंट का ही रेशियो होना चाहिए, और रेशियो अगर अमाउंट का है तो अमाउंट को ही डिवाइड कर सकता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स को नहीं कर सकता है। तो ये 58 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनका यूनिट बनाना पड़ेगा सेम। या तो 58 को हम अमाउंट बना दें या इस अमाउंट वाले रेशियो को नंबर बना दें। तो 58 को अमाउंट बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स हमें नहीं पता है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि इस अमाउंट को चेंज करके हमें बनाया जाए कॉइन्स। तो देखो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का अगर मैं आपको बता दूं भाई नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकाले जाते हैं, तो फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेशन। अब डिनोमिनेशन क्या है, डिनोमिनेशन होता है कि वो डिनोमिनेशन, वो कॉइन कितने रुपए का है। तो अगर मुझे पता करना भाई 20 रुपए में 5 5 के कितने सिक्के होंगे, तो 20 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो पता चलेगा 4 सिक्के होते हैं। तो अगर मुझे ये पता करना है भाई 80 रुपए में 5 5 के कितने सिक्के होंगे, तो 80 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो और वैसे ही और अदर वैल्यूज के लिए, तो यहाँ पे अमाउंट हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट के अमाउंट यहाँ पे क्या है 2x रुपीज, क्योंकि रेशियो से हम वैल्यू में क्वांटिटी में आना आना है। आप ना भी लेट करो तो 2 3 और 1 लेट कर सकते हो, बट x लगा लो, समझ में अच्छे से आएगा। 3x रुपीज और यहाँ पे 1x रुपीज, ये अमाउंट लेट कर लिया हमने। फिर नंबर ऑफ कॉइन्स, ये फॉर्मूला यहाँ लगा देना है, 2x अपॉन डिनोमिनेशन कितने की है 5 की, बाय 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x/2, तो यहाँ पे आ जाएगा x/1। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, टोटल 2x/5 प्लस 3x/2 प्लस x/1। ठीक है, और ये बराबर दिया हुआ है कितने के, 58 कॉइन्स के। नंबर टोटल कितना दिया हुआ है 58। तो इन सब का ले लो भाई आप एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 10, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे 5 से तो ये 15x, और यहाँ पे हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई तो 10x इज इक्वल टू 58। ठीक है, ये आ जाएगा 29x/10 इज इक्वल टू 58। 29 से ये कटेगा 2 टाइम्स, x की वैल्यू 20, ये आपको मिल गई x की वैल्यू। अब आपको नंबर बताना है कॉइन 2 रुपीज का, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, और ये कितना है 3x/2, दैट इज 3x/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 20/2, दैट इज 30। ठीक है, सबको समझ में आया। अगर आपसे अमाउंट पूछ ले तो अमाउंट निकालना बहुत ईजी है, जैसे ही आपको x की वैल्यू मिली तो 2x 3x 1x में रख दो, आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा वहां से, है ना। क्लियर हुआ सबको। आज आप लोग इतने शांत क्यों? चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन।
बैंक में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको और मिलेंगे, ठीक है। और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक चीजों की, और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। वो कह रहा है ए, बी और सी, तीन लोग हैं और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको दे रखा है। इनका एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है 16, 12 एंड 9, ठीक है। फिर वो कह रहा है इनकी सेविंग जो है वो 20%, 25% एंड 40% है। सेविंग्स कितनी है, पहले की है 20%, दूसरे की है 25%, तीसरे की है 40%, ठीक है। तो फिर वो कह रहा है इनकम बी बतानी है, बी की इनकम बतानी है, और टोटल इनकम दे रखी है 3060, टोटल इनकम दे रखी है आपको। तो बी की इनकम तो आप तब बता पाओगे जब इनको आप डिवाइड कर पाओगे ए बी सी की इनकम में, है ना। तो देखते हैं। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इनकी इनकम का मुझे चाहिए भाई रेशियो। रेशियो चाहिए या इनकम का कंपैरिजन चाहिए कि ए के पास कितनी है, बी के पास कितनी है और सी के पास कितनी है। तो अब कैसे किया जाए, तो इसको करने का सीधा सा फंडा है। उसने आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है 16, मतलब इसका खर्चा 16 रुपए है, मान लो। एक्स मत लगाओ यहाँ पे, मान लो कितने रुपए है, 16 रुपए, 12 रुपए, 9 रुपए। या फिर आपको अगर कैलकुलेशन और मुश्किल लग रही है तो यहाँ पे आप एक एक जीरो लगा सकते हो, 120 ऐसे, क्योंकि बस मेरी वैल्यू थोड़ी सी इजीली निकल जानी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था जो आप उस रेशियो में कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे 20% सेविंग। तो जब 20% सेविंग की है तो आपको बताया कि उसने 80% खर्च कर दिया होगा, ठीक है। अगर सेविंग इसकी अगर 20% है तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, 80%, क्योंकि इनकम हमेशा 100% होती है। ए का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 80%। और ये जो 80% है ये बराबर है 160 के, है ना। या फिर आप यहाँ पे जीरो ना भी लगाओ तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल जीरो के बिना देख लेते हैं, अगर जरूरत होगी तो हम जीरो बाद में लगा लेंगे, ठीक है। तो 80% की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 16 रुपए, ठीक है, जो उसका एक्सपेंडिचर था। तो यहाँ से मुझे अब इनकम क्या होती है, इनकम हमेशा सबकी 100% ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हो जाएगी 16/80, और मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, तो 16/80 इंटू 100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो, ये दो बार, मतलब इसकी जो इनकम है, ठीक है, वो है 20 यूनिट या 20 रुपए, मतलब 16 खर्च कर रहा है एक्सपेंडिचर में, तो ये 20 रुपए कमाता था। ऐसे ही आपको बी का भी निकालना है, ठीक है। तो भाई बी का एक्सपेंडिचर कितना है, वहां दिया है उसने 25%, और 25% की वैल्यू कितनी है, 12 रुपए या 12 यूनिट। तो अब यहाँ से सीधा 100% की वैल्यू निकाल दो, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 48। ये इनकम ऑफ बी हो गई, दैट इज 48 रुपीज या फिर यूनिट, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तो मैंने ऊपर सबको रुपीज मान लिया है तो मैं नीचे रुपीज ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे हम सी का निकालेंगे। तो सी का कह रहा है 40%, एक्सपेंडिचर कितने के बराबर है, 9 के। तो 1% की वैल्यू 9/40, 100% की वैल्यू दैट इज 9/40 इंटू 100। बेसिक एलिमेंट्री मैथ आपको लगना है यहाँ पे। फिर हो जाएगा 2.5, दैट इज 22.5 रुपीज या फिर यूनिट। क्लियर। बस ये कि अगर हम एक एक जीरो लगा लेते, ठीक है। अच्छा सेविंग्स हैं, ठीक है ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंडिचर ही ले लिया 25%, इसको मिटाना पड़ेगा भाई। हमें निकालना है क्या, एक्सपेंडिचर को, सेविंग्स नहीं दी है हमें, ठीक है।
हाँ, क्योंकि हमें सेविंग्स दे रखी है, हमें एक्सपेंडिचर के इक्विवेलेंट करना है। तो एक्सपेंडिचर सेविंग 25% है, तो यहाँ पे 75% की वैल्यू निकालनी है। जो एक्सपेंडिचर है 75% होगा, ठीक है, और वो दिया है 12 के। तो 1% की वैल्यू 12/75, 100% की वैल्यू इंटू 100, और ये 3 से कटेगा 4 बार, तो ये इसकी जो इनकम है बी की, वो आ जाएगी कितनी, 16 रुपये। ठीक है, अब यही चीज़ 100 के लिए, यहाँ 60% हो जाएगा एक्सपेंडिचर, और वो दिया है वो कितने के, 9 रुपये के। तो 1% की वैल्यू होगी 9/60, 100% की वैल्यू होगी 9/60 इंटू 100, दैट इज बाई 2, 2 से ये 5, और ये जो इनकम हो जाएगी सी की, वो हो जाएगी 15 यूनिट या रुपीज। ठीक है, बस इस रेशियो का आप यहाँ पर रख दो। 20 इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी इज 16, इनकम ऑफ सी इज 15। ठीक है, अब ये किसी से कटेगा तो है नहीं, क्लियर, कि यहाँ से कुछ कॉमन तो आएगा नहीं जो और हमारा रेशियो सॉल्व हो जाए, तो आपको यहीं पे इसको डिवीजन करना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 20, 40 और 51, ठीक है, यूनिट। और 51 यूनिट्स इक्विवेलेंट कितने के हो जाएंगे, 3060 के। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3060 ओवर 51, दैट इज 60 रुपीज। आपसे पूछा क्या है, बी की इनकम, तो बी की इनकम आ जाएगी 16 इंटू 60, दैट इज 960 रुपीज। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कि परसेंटेज से कैसे हमें इनकम निकालनी है। जरूरी नहीं है आपको सेविंग्स की ही दी हो, आपको हो सकता है दोनों जगह रेशियो भी सेविंग का दे रखा हो और आपको परसेंटेज भी सेविंग की दे रखी हो सकता है आपको रेशियो एक्सपेंडिचर का दिया है और आपको परसेंटेज इनकम की दे रखी हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आप वहीं पे कैलकुलेट करके देख लेंगे कि हमें दिया क्या है और उससे निकालना क्या है। डाउट तो नहीं भाई, उसकी वजह से कोई कंफ्यूजन तो पैदा नहीं हुई ना किसी को। ठीक है, अब ये बैंक पीओ में आए हुए क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को जब आप एग्जाम देने जाएंगे, चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे वो को आईबीपीएस का एग्जाम। ठीक है, रेशियो से आप इस लेवल का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, इसको जरा ट्राई करो। टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज, यहाँ पे टोटल इनकम दे दी, ए स्पेंड 80%, बी स्पेंड 85%, एंड ये सी है भाई, ये वाला सी नहीं है, ये वाला सी है, स्पेंड्स 75% एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स दे रखी है आपको कितनी, तो फाइंड आउट द इनकम ऑफ बी। सेम क्वेश्चन है, ए बी एंड सी। थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो दे रखा है सेविंग्स का, दैट इज 5, 6 और 9, ठीक है, और यहाँ पे जो ये दे रखा है स्पेंड्स मतलब एक्सपेंडिचर, ये जो एक्सपेंडिचर है इनका 80% है, 85% है, और ये 75% है। ठीक है, तो एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, मतलब पिछला तो एक परसेंटेज के थ्रू तो हो गया, आप इसको फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। 80% का अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो ये बनेगा कितना, 4 into 20, दैट इज 4/5। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना बनेगा, 17 into 5, दैट इज 17/20। ठीक है, फिर 75 होता है 3/4। क्लियर, अब इस रेशियो में देख लो, ये एक्सपेंडिचर है तो ऊपर होगा एक्सपेंडिचर, नीचे होगा इनकम। एक्सपेंडिचर किसका होता है, इनकम का,
ये होगा एक्सपेंडिचर, ये होगा इनकम, ये होगा एक्सपेंडिचर, ये होगा इनकम। तो यहां से सेविंग आ जाएगी कितनी, 1 यूनिट। यहां से सेविंग आ गई 3 यूनिट, ठीक है। और यहां से सेविंग कितनी आ गई भाई, 1 यूनिट। समझ में आया? इसकी इनकम अगर 5 थी, 4 इसने खर्च कर दिया, तो यूनिट जो सेविंग कितनी आई, 1 यूनिट। यहाँ पे इसकी 20 इनकम थी, 17 खर्च कर दिए, तो ये 85% खर्च कर दिया, 3 यूनिट की सेविंग आ गई। यहाँ पे 4 इनकम थी, 1 खर्च कर दिया, 1 यूनिट की इनकम आ गई। अब यहाँ से क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कि ये सेविंग का जो 1 यूनिट है ये बराबर है कितने के, 5 के। तो भाई हमें चाहिए इनकम, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 25 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे जो 3 यूनिट है ये बराबर है 6 के, तो 1 यूनिट बराबर होगी कितने के, 2 के। तो यहाँ पे 20 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 40 के, रुपीज या यूनिट जो भी मानना चाहो। यहाँ पे 1 यूनिट 9 के बराबर है, क्योंकि ऊपर हमें सेविंग दे रखी है 9 रेशियो में, तो हमने वही मान ली थी। तो ये हो जाएगा 36 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधा इनकम का रेशियो मिल गया, ठीक है। तो बस यहाँ से आप इनकम का रेशियो निकालो, ये सबकी इनकम आ गई। तो ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो इसी रेशियो में डिवाइड करना है। तो टोटल इनकम कितनी हो गई इन सब की, ऐड कर दो इनको, 60 और 30 90, 11 101 यूनिट बराबर हो जाएगा 303 रुपीज के। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 रुपए, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, इनकम ऑफ बी, तो इनकम ऑफ बी कितनी है, दैट इज 400 रुपीज। हाँ 30, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो इसको और अगर मतलब अब पिछले में देख लो कितनी, अब इस वाले क्वेश्चन में जो पीछे मैंने करवाया आपको, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा चीजें कैलकुलेट करनी पड़ रही है। अगर वही चीज फ्रैक्शन में आ जाती है तो चीजें थोड़े से कम स्पेस में और जल्दी हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, सेम। अब ये आप कह लो कि आपके बेसिक रेशियो का सबसे एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, और ये भी आपका बैंक पीओ में आया हुआ है, एसबीआई पीओ में, ठीक है। ये एसबीआई पीओ के एग्जाम में प्री में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी 3:7:4, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 4:3:5 इज, ये दे रखा है। और एक ही सेविंग्स दे रखी है कितनी, 14, 2/7%, देन टोटल इनकम ऑफ, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। हमें सेविंग का रेशियो बताना है। तो देख लेते भाई, ए बी डी, ठीक है। ठीक है, ए बी एंड सी, दैट इज 3:7:4। रेशियो दे रखा है आपको इनकम का, दूसरा रेशियो दे रखा है आपको एक्सपेंडिचर, दैट इज 4:3:5, ठीक है।
अब इसका अगर बेसिक तरीके से आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है तो आप बेसिक तरीके से करो। बेसिक तरीका क्या है भाई, इसमें ले लो कि ये जो इनकम है, लेट इनकम क्या है, 3x 7x रुपीज एंड 4x रुपीज, ठीक है। और देखो अगर जो एक्सपेंडिचर है उसका भी आपको दूसरा रेशियो दे रखा है, तो वो आपको कुछ दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे कोई एक दूसरा वेरिएबल लगाना पड़ेगा, 4y, ये 3y रुपीज एक्सपेंडिचर, और जो इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 5y रुपीज, ठीक है। तो जो सेविंग्स होगी आपकी, तो सेविंग्स होती है हमारी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब 3x माइनस 4y रेशियो 7x माइनस 3y रेशियो 4x माइनस 5y। अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए। अगर हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सेविंग का रेशियो हमारा आ चुका है। अब भाई x और y की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन और बची हुई जिसमें एक ही सेविंग दे रखी है उसने, ठीक है। तो इज सेविंग्स इज इक्वल टू, दैट इज 14/2 ऑफ टोटल इनकम, है ना। इसको फ्रैक्शन में बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 1/7। 14/2 किसका होता है, 1/7 का, है ना। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई टोटल इनकम, और ये थी एक ही सेविंग। तो अब देखो यहाँ पे सेविंग्स अपॉन, इधर ले आता हूँ नीचे टोटल इनकम, तो 1/7। तो मैं कह सकता हूँ जो सेविंग की वैल्यू दैट इज 1, और टोटल इनकम की वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट्स में। और यहाँ से जो क्वेश्चन में हमने लेट क्या किया था, एक ही सेविंग और एक्सपेंडिचर, एक ही सॉरी इनकम और एक्सपेंडिचर, वो है 3x और 4y। तो यहाँ पे हमारे हमें निकल के मिला सेविंग और टोटल इनकम, बट हमें चाहिए एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल इनकम, क्योंकि मुझे जो नोन वैल्यू है वो इनकम की है और एक्सपेंडिचर की है। तो भाई अगर इसकी टोटल इनकम कितनी है 7, सेविंग कितनी है 1, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 7 में से एक खर्च कर दिया तो भाई 6 यूनिट बचेगा। तो एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 6/7, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर की जगह एक्सपेंडिचर की वैल्यू और इनकम की जगह इनकम की वैल्यू, दैट इज 4y अपॉन इनकम कितनी है 3x इज इक्वल टू 6/7। तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो x और y को इधर छोड़ देंगे, बाकी की सारी वैल्यूज को इधर ले जाएंगे। तो ये 2 से 2 बार, ये 3 बार। तो y अपॉन x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई नंबर्स की कर दी, तो इधर 3 × 3 दैट इज 9, 4 2 × 7 दैट इज 14। तो हम कह सकते हैं y की वैल्यू है कितनी है 9, और x की वैल्यू कितनी है 14। तो आप बस ये वैल्यूज उठा के इधर रख दो x और y की, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 14 माइनस 4 × 9, फिर नेक्स्ट है 7 × 14 माइनस 3 × 9। जल्दी से कैलकुलेट करो वैल्यूज, 4 × 14 माइनस 5 × 9। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ रेशियो कितना आएगा इसका। 42 माइनस 36 रेशियो 98 माइनस 27, नेक्स्ट 56 माइनस 45। ये आ जाएगा रेशियो 6:71:11। तो यही आपका फाइनल रेशियो होगा। और ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, बस छोटी सी एक कैलकुलेशन और हो सकती है, ठीक है, जिसमें आपको एक्स और वाई की जरूरत ना हो, ठीक है। तो बिना एक्स वाई के मैं आपको करना बताऊंगा, बट पहले आप इसको उतारो, जल्दी से नोट डाउन करो और बताओ मुझे। कोई चीज समझ में नहीं आई वो भी पूछ लो।
हो गया भाई? ठीक है। देखो अब इसको करना है हमें बिना किसी इसके एक्स और वाई के बिना करना है। ठीक है, तो उसके बिना कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। के बीच में कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर और इनकम का जो ये रेशियो है, बस इसकी जरूरत पड़ेगी इस वाले मेथड में, यहाँ तक, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत हमें इस वाले मेथड में नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ए, बी और सी, इनकम का रेशियो था 3:7:4। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो दिया है आपको 4:3:5। ठीक है, अब मुझे सेविंग का रेशियो बताना है, तो सेविंग होती है भाई इनकम में से सीधी एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो। बट मैं जब यहाँ पे इनकम में से एक्सपेंडिचर को अगर माइनस करूँ, अगर मैं 3 में से 4 को माइनस कर, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मेरी इनकम है वो 3 है, एक्सपेंडिचर 4 है? ठीक है, तो ऐसा अगर मैं यूनिट में करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों रेशियोज अलग अलग है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे चेक करना है भाई ए का रेशियो, मुझे अलग से ए का रेशियो दे रखा है किसका, एक्सपेंडिचर का और इनकम का। तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 6:7 है इनकम के साथ। यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो देखो 3:4 है। तो हमें क्या करना है, पहले ए के रेशियो को ये वाला रेशियो बनाना है, इनकम का और एक्सपेंडिचर का। इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:6 होना चाहिए, मतलब ऊपर वैल्यू 7 होनी चाहिए, 7 आना चाहिए कटने के बाद, और नीचे 6। तो इनका रेशियो पहले प्रपोर्शन में बनाना है जो क्वेश्चन में उसने बोला है, तो एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे इसको बनाना है 3 और 4 को 7:6 का रेशियो। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दूं भाई 4 की, और इसमें कर दूं 3 की। तो मुझे बाकी के रेशियोज में भी मल्टीप्लाई सेम यही करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो मैंने बताया था आपको, जब एक रेशियो में मल्टीप्लाई होता है तो सारी वैल्यूज में मल्टीप्लाई होता है, इंटू 3। ठीक है, अब यहां से ये ए और बी, ए का एक्सपेंडिचर इनकम बराबर हो गया, 1:1 का रेशियो बन गया। लेकिन मुझे 1:1 नहीं चाहिए, मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए 7:6, है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको बस 7:6 में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और ठीक है। तो अब ये वैल्यूज मेरी बिल्कुल सेम उसी रेशियो में बनेगी। अब आप ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो देखो, 7:6 बना कि नहीं बना, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे जब मैं इनका रेशियो निकालूंगा, तो बचेगा 7:6। बस इस कैलकुलेशन को कर दो आप। अब इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके पहले तो लिख लो। ठीक है, तो हो जाएगा 12 × 7। ठीक है, 84। फिर 49 × 4, दैट इज 196। फिर 16 × 7, 112। ठीक है, तो उसमें से माइनस करना है क्या, 72। ठीक है, 196, इट इज 9, 54, 54। ठीक है, और क्या करना है, 90। ये 112 है भाई। बस इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ये 142, और ये इधर आ जाएगा 22। ठीक है, फिर इसमें से आप दो एक बार कॉमन और ले लोगे, 6, 71 एंड 11। ठीक है, तो ये बिना एक्स वैक्स के हो जाएगा, बट होगा कुछ ऐसे, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी मल्टीप्लीकेशन आ जाएंगी, बट ये कि हो जाएगा डेफिनेटली। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप इसको शॉर्टकट इसका लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, घर पे दोबारा से करना, पहले ये एक्स वाई वाला करना, फिर इसके बाद इसको करना रेशियो मेथड को, कि हमने रेशियो मेथड में क्या किया है।
ए का जो रेशियो इनकम एक्सपेंडिचर का अलग से दे रखा है वही रेशियो में दोनों में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सारे रेशियो को प्रपोर्शन में, क्योंकि वो ऑलरेडी सब उसी के प्रपोर्शन में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन था रेशियो का। क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, डाउट हो तो पूछ लेना कोई।